सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता था वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा था, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। उस ड्रॉबैक्स को लेकर करके नील्स बोर ने अपना वर्क किया, उसने अपना मॉडल दिया। तो उसने 3 पोस्टुलेट्स दिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो तो एज इट इज रदरफोर्ड के था कि टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज concentrated at the center of atom and that is called nucleus, और वहीं पर उसका टोटल मास होता है। एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और जो सर्कुलर मोशन में जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यानी उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है। पहली बात उसने। दूसरा उसने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, पर्टिकुलर सेल के अंदर रिवॉल्व करता है। उनको एनर्जी लेवल नाम किया, और उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है n h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये दिया है कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी सेल में रिवॉल्व करता है तो कुछ भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लेकिन जब वो लोअर एनर्जी लेवल में होता है और हम किसी बाह्य सिस्टम से उसको एनर्जी देते हैं तो वो उस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और हायर एनर्जी लेवल में रहता है तो एनर्जी इमिट करके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो जो एनर्जी इमिट होती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, और वो उन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है। यानी सपोज E2 एनर्जी लेवल में है और E1 में आया है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन h nu, E2 minus E1 is equal to h nu, where h Planck constant and nu frequency of photon। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट है उसके, और उसके बेस पर उसने वेलोसिटी को निकाला, इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली, शेल की ऑर्बिट की, जिस सेल में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी निकाली। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, एनर्जी लेवल्स देखेंगे, उनके बीच का कितना गैप होता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्या था, पहला कॉन्सेप्ट उसका कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर दैट इज कॉल्ड, क्या नाम दिया उसने उसको, न्यूक्लियस। Total positive charge of atom concentrated center that is called nucleus, and most of mass of atom at nucleus। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज means that our electron, negative charge means electron revolve in circular motion, around nucleus, और उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है mv square upon r, that is because of the electrostatic Coulomb force between सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिला है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। हम इसको जेडी भी लिख सकते हैं, कोई भी एक न्यूक्लियस लेते हैं तो दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस एंड दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4 C1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको किससे मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन से उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है कि वो हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, उसमें रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h अपॉन 2 पाई का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। बता रहे हैं थोड़ा हमने 11th क्लास में दिया, इसको आगे करके ऑपरेशन हम करेंगे। थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट वाज द जो था उसका, इट वाज दैट कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में इन्वॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लेकिन हम जब उसको बाहर से एनर्जी देते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। सपोज थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, या अगर वो हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी को रेडिएट करके लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है एंड दैट एनर्जी इक्वल टू ये, वो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उस फोटॉन की एनर्जी के इक्वल होगा जो फोटॉन उसने इमिट किया है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने पर जो फोटॉन उसने इमिट किया है उस फोटॉन की एनर्जी के इक्वल होगा। दैट इज प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी of the photon. These are the three main concepts of the Bohr model. Okay. Now we will calculate the find out the velocity of electron. सबसे पहले हम velocity निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, then we will find out the radius and energy of the electron. So we know that सबसे पहले velocity from second postulate, angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. That our second postulate, a is equal to m h upon 2 pi. Planck constant and principal quantum number. We know n is equal to mvr, that is nh upon 2 pi. We'll find out the v. V equal to nh upon twice pi mr. That is equation number 1. That will be the velocity of revolving electron. That is the formula for the velocity of the revolving electron. ये उसकी velocity का क्या होगा? Formula होगा. V equal to h upon twice pi m. That is the mass of electron and that is the radius of orbit. So we write here this V equal to
NH upon twice pi mr are each other plus. That is the velocity of revolving electron. कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड पास्टुलेट लेना, एक की जगह mvr रखना, v NH upon twice pi mr. That is the velocity of the revolving electron. Next come to the radius. अब जब इलेक्ट्रॉन डेट और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है उसकी कुछ रेडियस होगी. इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो इट विल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स. नेचुरली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका मास सेम है, उसकी स्पीड कितनी है, v है, उसकी स्पीड कितनी है, v है, तो इट विल टर्न एट एवरी पॉइंट. कोई ऐसी पावर है जो उसको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए बाउंड करता है, अदरवाइज इसका तो मूवमेंट ऐसा होना चाहिए. तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Z. अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और इसका चार्ज कितना है E. तो दिस चार्ज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव. देयर विल बी कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए एक कूलम्ब फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा है वो वर्क करेगा, उसी से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो इसको सेंटर की ओर क्या करता है, ट्रेंड करता है मूव करने के लिए. तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स comes from the Coulomb force according to first postulate of the board. So that is velocity. Now come to radius. Radius of revolving electron. चलिए रेडियस की बात करते हैं. इस सर्कल का रेडियस निकालना है, चाहे वो यहाँ हो. इट मे बी पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव अनदर ऑर्बिट, अनदर सेल. किसी भी सेल में वो रिवॉल्व कर सकता है, डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर एक्सेट्रा. तो रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स से. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू centripetal force equal to Coulomb force. Centripetal force का फार्मूला mv square upon r, mass of electron, velocity of electron, radius of electron. Centripetal force equal to Coulomb force E upon r square. 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. I am taking hydrogen atom. So here I write E, not Z. आप दूसरा आइटम लेंगे आप यहाँ Z लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, यू कैन राइट Z R E. तो according to this m upon r, we will put the value of V. NH upon twice pi m, velocity of electron in the orbit. It will be NH upon twice pi r equal to 1 upon 4 pi epsilon naught T square upon r square, and that is square. इसका स्क्वायर कर दिया. जैसे इसको सॉल्व करेंगे, it will come m upon r into n square h square 4 pi square n square r square equal to 1 upon 4 pi epsilon r t square by r square. इसको सॉल्व करने पे हमको रेडियस मिलेगी, एंड दैट विल बी द, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको. वी विल गेट फ्रॉम दिस r square से ये r square गया, कैंसिल हो गया, एक 4 pi से एक 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पाई बचेगा, एक m से एक m चला गया. सो वी विल गेट r इक्वल टू, क्या मिलेगा हमको, r इक्वल टू, r उधर जाएगा,
we will get n square h square n square h square, ये आवर्धन है ना, ये वाला, और that epsilon naught अपॉन n square h square, ये epsilon naught इधर आ गया, e square कहाँ आएगा नीचे, यहाँ बचेगा पाई m e square अपॉन पाई m e square, that pi, that m and that is e square इधर आके कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, that is the radius of the revolving electron, orbit of the revolving electron। अब यहाँ पे सारी चीज हमको दे रखी है h, what is this h, that is the Planck constant h, Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second h, epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 Newton meter square per coulomb square, m mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, e charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। जब इन सारी चीज को हम वैल्यू को रखेंगे, n is variable, why n is variable, because it may be first orbit n equal to 1 principal quantum number, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 and etc. So we will put this value here, then we will get a very important number, that is 0.529 angstrom into n square। The value of these all, ये जो दिख रहा है इसकी वैल्यू ये होगी 0.529 into n square। So it means that कि ये जो आ रहा है, this r is directly proportional to n square, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे हाइड्रोजन एटम ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, जैसे वहां रखेंगे तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसकी रेडियस कितनी होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the minus 10 मीटर एंड एक्सेट्रा। और इस तरह से इसको हम आगे इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो दैट कम्स r directly proportional to n square, ठीक। r n equal to 1, r equal to, if we put n equal to 1, r equal to 1 2 4 3 9 4 16 and etc। इस तरह से ये रेडियस होगी, जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां से एक चीज क्लियर होगी कि these cells are not equidistant from each other, these cells are not equidistant from each other। अगर फर्स्ट की रेडियस कितनी है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो दूसरी कितनी होगी, इसका 4 टाइम्स, तीसरे की इसका 9 टाइम्स, चौथे की इसका 16 टाइम्स। तो ये बात है कि रेडियस of orbit will be directly proportional to the square of the principal quantum number। I hope it's now clear to you। तो सबसे पहले इसको रन करके और हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वन मोर थिंग हमारे पास आ गया है r equal to n square h square upon pi n e की पावर e का स्क्वायर, that is the our radius of revolving electron, ठीक है। नाउ रेडियस हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, नाउ एनर्जी क्या होगी इसको निकालना है। तो वी नो काइनेटिक एनर्जी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। किससे मिलता है? किससे मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इट विल गेट सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम द कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द mv square upon r, that is the centripetal force, and it comes from the electrostatic Coulomb force. You know, निकालना हमको डेरिवेशन ऑफ एनर्जी का, तो centripetal force mv square upon r, it comes from Coulomb force and r square. ठीक, that is for addition. 1 r counted from this, it will mv square equal to 1 upon 4 pi epsilon naught t square upon r. That is mv square. But kinetic energy k equal to half mv square. ये शुरू से पढ़ रहे हैं, जो रिवॉल्व करना है इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो that will become above this means it will 8 pi epsilon naught, इसका हाफ करेंगे तो 4 to 8 pi epsilon naught t square by r. That is the kinetic energy. And potential energy u equal to, अब दो चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ 11th क्लास का एमजीएस यूज नहीं करना है, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r. तो q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल बिकम 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर अपॉन r. That is kinetic energy and that is potential energy of the revolving electron. अब total energy E equal to K plus U. Kinetic plus potential. Kinetic का वैल्यू रख देते हैं 1 upon 8 pi epsilon naught T square by R, माइनस ये माइनस रहेगा, it will be 4 pi epsilon naught E square by R. After the solving this, we will get E equal to minus 1 by 8 pi epsilon R into E square. That is the total energy of revolving electron in the orbit of radius R. उसकी रेडियस r में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है. इट इज नेगेटिव मींस न्यूक्लियस इज बाउंड टू इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता. ये नेगेटिव इसलिए बाउंड करके रखता है. अगर ये पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रॉन विल फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, r की जगह ये वैल्यू रखते हैं, will get the total energy of electron in any orbit. Okay, इसके साथ बहुत इजी है. सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करो, mg स्क्वायर आएगा, उसका हाफ करो, काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट कम फ्रॉम द चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों का सम टोटल एनर्जी आ गई. ठीक, ओके. नाउ कम टू, ये निकाला हमने टोटल एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी इज E equal to minus 1 upon 8 pi epsilon naught T square by R. If we put n square h square upon this place, E equal to n orbit में minus 1 by 8 pi epsilon naught
ई स्क्वायर अपॉन आर की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर. We will get En equal to that pi cancel to pi minus 1 by 8 m e का पावर 4 ये ऊपर चला गया e का पावर 4 अपॉन that n square h square epsilon and that will be En equal to m e का पावर 4 upon 8 epsilon naught e square h n square h square. Again we will put the value of charge of electron, mass of electron, absolute permittivity, Planck constant h. Then we will get minus 2.18 into 10 to the power 18 10 to the power 18 upon n square, and that will be in joule, and if we divide it in electron volt, that will be minus 13.6 upon n square electron volt. ये होगी इसकी वैल्यू, ये जूल में आई है. अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे minus 2.18 10 to the power 18 into 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt, क्योंकि 1 electron volt equal to 10 to the power minus 1.6 10 to the power minus 19 joule. So that will be the energy of electron in nth orbit. अब वैल्यूज रखेंगे हम n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and the find calculate the energy. That is our final formula. If n equal to 1, then the energy of electron in first orbit equal to minus 13.6 electron volt. n equal to 2, 4 से डिवाइड करेंगे. Let's see, देखते हैं. चलिए, ओके. So E equal to En equal to minus 13.6 upon n square electron volt. First orbit n equal to 1, E1 equal to minus 13.6 electron volt. n की जगह 1 रखा. n equal to 2, E2 minus 13.6 electron volt upon 4. 2 रखेंगे 2 to the 4, that will be minus 3.4 electron volt. n equal to 3, that E3 equal to 13.6 upon 9 electron volt. यहाँ 3 रखा तो 3 3 जा 9, that is minus 1.1 electron volt. n equal to 4, so that E4 equal to minus 13.6 upon 16 electron volt, that will be minus 0.85 electron volt, and so on. So these are the energies of electron in different energy levels. अगर इसका हम डायग्राम देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो that n equal to 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे minus 13.6 electron volt. If we talk, that is n equal to 2, and that will be minus 3.4 electron volt. These all are in electron volt. If I put n equal to 3, then here is the difference approximately 10.2 का difference है. कितने का difference है? 10.2. अब यहाँ देखिए E3 और E2 में कितने का difference है? 1.589 समथिंग.
1.89 यानी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया है 2 का। तो this level will be closer than this and that will be minus 1.51। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हटा देता हूँ, s को ऐसा लिख देता हूँ, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए आगे 7 का अप्रोक्सीमेटली 0.7 का डिफरेंस है, so that will be n4 and that is minus 0.85। If I put in n equal to 5, then E5 will be minus 13.6/25. So that will be 25 5 jump. Approximately it will become 0.54 something. So that is again closer. N equal to 5, 0.54 या 5 इस तरह से। तो as the number of physical quantum number increase, the energy level comes closer to each other. These are not equidistance. तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्लोज होते जाते हैं। पहले इतना डिफरेंस था, इतना था, इतना था, इतना था। That is called ground level, ground state, ground state। इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना आता है, ग्राउंड स्टेट में कितना होता है अर्धनाटम के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड n इक्वल टू what is called ground state, that is first excited state, second excited state, third excited state and so on। और अगर हम आगे जाएंगे तो एनर्जी लेवल भी कम होगा, बहुत पास पास आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ n इक्वल टू इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी की इंक्रीज होती जा रही है। लेट्स व्हाट इज द डिफरेंस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल में है और उसको हमें यहां से यहां लेना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट E2 minus E1 equal to E2 minus E1 equal to minus 3.4 minus 13.6। So E2 minus E1 approximately कितना हो जाएगा, that will be 10.2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको यहाँ ले जाना है, तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली E3 minus E2 यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो that will be minus 1.51 minus 3.4 minus 3.4 and equal to 3.4 1.51, that will be 1.29 approximately 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी को देना होगा इस लेवल से इस लेवल में ले जाने के लिए। सिमिलरली E3 से E4 में ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो दैट विल बी minus 0.85 minus 1.51 and it will equal 1.51 minus 0.85, that is 6, that is 9, that will be 0.76 electron volt। So it means difference of energy is decreasing, its energy level are closer to each other। जैसे जैसे n का नंबर बढ़ेगा, वैसे इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने में कम एनर्जी हमको लगेगी। That is everything about the energy level of the hydrogen atom or any excited atom। If we talk about the other atom, then we put number Z, otherwise we put only E। तो गॉस पास्चुलेट हो गया तीनों, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, मोशन करता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, कूलम्ब रिपल्सन फोर्स से। दूसरा पास्चुलेट उसको
उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का डबल मल्टीपल होगा। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा, उसको एनर्जी लेना पड़ेगी hν के फॉर्म में, या फिर ऊपर से नीचे आएगा तो इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। ठीक है, फिर हम उससे सेकंड पार्शियल से वेलोसिटी निकालेंगे, फिर फर्स्ट पार्शियल में वेलोसिटी रख करके रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम रेडियस होती है 0.52 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंटीमीटर फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करके r की वैल्यू की एनर्जी निकालेंगे। दैट विल फाइनली -13.6 इलेक्ट्रॉन अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द about the Bohr atomic model। नेक्स्ट क्लास में हम हार्डनेस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस तरह के लाइंस बनते हैं, लाइन का हमारे पास और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, ठीक।